हेलो बैंकर्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस सेशन के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल सी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसको बिजनेस यूज करती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ये जो फंड्स होते हैं ये बेसिकली जो रूटीन एक्सपेंसेस हैं उनके लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को परचेज करना, सैलरीज पे करना, बिल्स को सेटल करना और अदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो अगर आप किसी कंपनी के करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो जो डिफरेंस होता है वो वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे मान के चलिए कंपनी की जो करंट एसेट्स है वो 10 लाख रुपए की है, करंट लायबिलिटीज 8 लाख रुपए की, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 2 लाख रुपए का। तो ये जो 2 लाख रुपए है ये आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो कहलाएगा। तो मीनिंग आप समझ चुके हो ना। वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो फंड्स होते हैं जिसको कंपनी यूज करती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब ये वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, तो इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। तो मान के चलिए एक एक्सवाइजेड कंपनी है, ठीक है, वो फर्नीचर बनाकर मार्केट में सेल करने का बिजनेस करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, सबसे पहले फर्नीचर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदती है। ठीक है, फिर उस रॉ मटेरियल के ऊपर उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करती है और फिनिश गुड्स में जो है वो कन्वर्ट करती है। ठीक है, यानी कि फाइनली यहाँ पर फर्नीचर जो है वो कंपनी बना लेती है। ओके, उसके बाद इस फिनिश गुड्स को कंपनी करती है सेल करने के बाद कंपनी को यहाँ पर कैश मिल जाता है, यानी कि पेमेंट मिल जाती है। और कंपनी जो है ऐसा बार बार करती रहती है, यानी कि बार बार रॉ मटेरियल खरीदती है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाती है, फिर उसको सेल करती है और उससे कैश में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ना, जिसके अंदर कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है, फिनिश गुड्स बना रही है, फिर उसकी सेल कर रही है और कैश में कन्वर्ट कर ले रही है, इसको ही हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखो, कंपनी जब रॉ मटेरियल खरीदती है तो रॉ मटेरियल में उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, जितने टाइम पीरियड में वो रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट कर लेती है, वो जो टाइम पीरियड है वो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेशन देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, तो ये बेसिकली टाइम है जो कि बिजनेस यहाँ पर लेती है गुड्स को सेल करके कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम स्टेजेस की बात करें तो पहला स्टेज होता है रॉ मटेरियल को परचेज करना। यहाँ पर जो बिजनेस होती है वो यहाँ पर रॉ मटेरियल और गुड्स को यहाँ पर खरीदती है जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम फिनिश प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी सेल कर देते हैं और डेटर से पैसा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि बायर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आकर आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और आपके नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करो, वो नेट वर्किंग कैपिटल होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो कंपनी की जो टोटल करंट एसेट्स होती है उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब करंट एसेट्स होती क्या है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो ऐसी एसेट्स जिसको कंपनी 1 साल के अंदर में ही यूज कर लेती है, यानी कि उसे वो कैश में कन्वर्ट कर लेती है और इस एसेट का बेनिफिट कंपनी को 1 साल के अंदर ही मिल जाता है, वो आपका करंट एसेट होता है। मेन करंट एसेट्स कौन कौन सी है आपकी, देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आपका जो कैश आ जाता है वो हो जाता है, जो बैंक बैलेंस है वो आ जाता है और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की अगर हम बात करें तो देखो आपने कस्टमर को जो क्रेडिट सेल की है और उसकी वजह से आपको जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है वो आपका अकाउंट रिसीवेबल्स होता है। उसके बाद आता है आपका इन्वेंट्री। ठीक है, तो आपके पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश गुड्स का जो भी स्टॉक है वो आपका इन्वेंट्री कहलाता है। फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल के अंदर में ही सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है वो आता है। फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंस, अगर आपने कोई एडवांस में ही एक्सपेंस पे कर दिया है, एडवांस में ही आपने कोई पेमेंट कर दी है तो वो आ जाता है। फिर आपके यहाँ पर बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जितने भी प्रॉमिसरी नोट्स हैं और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज वो आ जाते हैं। उसके बाद आपका अक्रूड इनकम, अगर कोई इनकम जो है वो आपने अर्न कर ली है, यानी कि वो अक्रू हो चुकी है पर अभी तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो वो भी आपका करंट एसेट जो है वो कहलाएगा। अब बात करेंगे सोर्सेज फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
तो कंपनी जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को कहाँ कहाँ से फुलफिल कर सकती है, उसके पास कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से वो फंड्स लेकर आ सकती है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो पहला सोर्स होता है इंटरनल सोर्सेज। जो बिजनेस होता है वो अपने लॉन्ग टर्म फंड से ही कुछ पैसा लेकर आती है ताकि वो उससे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज कर सके, उसको एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर सके। ठीक है, जैसे कंपनी के पास अगर 100 करोड़ रुपए के फंड्स है तो कंपनी ने 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर रख लिए हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल सोर्सेज जो है वो कहलाएगा। फिर आता है ट्रेड क्रेडिटर। कई बार क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, जैसे मान के चलिए आपको 1 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदना था, तो जो सप्लायर है उसने आपको क्रेडिट पे रॉ मटेरियल दे दिया। ठीक है, मान लो 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो सप्लायर ने एक तरीके से आपको 1 करोड़ रुपए जो है वो 3 महीनों के लिए दे दिया, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते तो 1 करोड़ रुपए आपको पे करना पड़ता ना, पर अब सप्लायर ने आपको क्रेडिट पे दे दिया है तो 1 करोड़ को आप वर्किंग कैपिटल के लिए यूज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म यहाँ पर सोर्स होता है। ओके, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आपके जो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं या फिर जो एडवांसेस आपको कस्टमर ने दिए हुए हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सैलरी पे करनी थी 30 दिनों की और अभी तक आपने पे नहीं की है, ठीक है, तो 29 दिन तक आपको अगर 30 जो आखिरी दिन है महीने का उस दिन पेमेंट करनी है, तो 29 दिन तक आप उस पैसे को यूज जो है वो कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर बैंक फाइनेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर बैंक से लोन वगैरह जो है वो ले सकते हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के लिए। उसके बाद बात करेंगे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट बाय बैंक्स। देखो, जब आप बैंक के पास वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देता है। पहले बैंक असेस करता है कि आपको कितनी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो असेस करता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, उस प्रोसेस को हम वर्किंग कैपिटल असेसमेंट बाय बैंक जो है वो कहते हैं। ठीक है, बैंक नॉर्मली देखता है कि एक कंपनी को अपने डेली ऑपरेशंस के लिए कितने यहाँ पर पैसे चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, वेजेस पे करने के लिए कितना पैसा चाहिए और यूटिलिटी कॉस्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कई सारे फैक्टर्स जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग साइकिल, टर्नओवर, इन्वेंट्री लेवल्स, रिसीवेबल, सप्लायर, क्रेडिटर्स, इनका भी एनालिसिस किया जाता है ताकि बैंक ये जान पाए कि एक्चुअली में कंपनी को कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल को असेस करने के लिए जो बैंक है वो नॉर्मली 3 मेथड्स का यूज जो है वो करते हैं। होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड, कैश बजट मेथड और आपका यहाँ पर टर्नओवर मेथड। तो एक एक करके इनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होल्डिंग नॉर्म्स बेस्ड मेथड की। इस मेथड के अंदर बैंक जो है वो लैंडिंग के 3 मेथड्स का यूज जो है वो करता है, यानी कि 3 तरीके से वो वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो देता है कंपनीज को। पहला मेथड है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग। ठीक है, इस मेथड के अंदर बैंक कहता है कि कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसके 25% के इक्वल कंपनी खुद यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी और बाकी का जो 75% है वर्किंग कैपिटल गैप का वो बैंक यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन की फॉर्म में दे देगी। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है वर्किंग कैपिटल गैप है क्या। तो देखो, कंपनी की टोटल करंट एसेट्स में से, मैं बार बार वर्ड कंपनी का यूज कर रहा हूँ, कंपनी से मेरा मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, कोई यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकाला जाता है, तो टोटल करंट एसेट्स में से आपको करंट लायबिलिटीज को माइनस करना होता है, हालांकि उसके अंदर बैंक बोरोइंग को आपको इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस होता है वो आपका वर्किंग कैपिटल गैप होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो है 20 लाख रुपीज़ की। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग बैजेस हैं, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लोन है। मान के चलिए ये जो लोन है वो बैंक से नहीं लिया गया है, ये किसी सप्लायर से लिया गया है, तो 5 लाख रुपए की आपकी करंट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इस 20 लाख की करंट एसेट्स में से 5 लाख की आप करंट लायबिलिटीज को माइनस करोगे, डिफरेंस कितने का आ गया, आपका 15 लाख रुपए का आ गया। ठीक है, ये आपका वर्किंग कैपिटल गैप है। अब इसका जो 25% है, 15 लाख का 25% अगर हम निकालें तो ये आता है आपका 3,75,000 रुपये। तो 3,75,000 रुपये जो है वो कंपनी खुद यहाँ पर लेकर आएगी अपने लॉन्ग टर्म सोर्सेज से या फिर किसी और सोर्सेज से और वर्किंग कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और बाकी का जो 75% है, तो 15 लाख में से आपको 3,75,000 माइनस करना है, बचा कितना, 7,75,000 रुपये। सॉरी, 15 लाख में से 3,75,000 को आपको माइनस करना है।
तो ये आपका 11,25,000 बनेगा। 11,25,000 पे जो है बैंक लोन की फॉर्म में जो है वो दे देगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग। ठीक है, इस मेथड ऑफ लैंडिंग के अंदर बैंक का मानना है कि कंपनी की यानी कि जो बॉर्वर है उसका जो टोटल करंट एसेट्स है उसके 25% के इक्वल बॉर्वर खुद कंट्रीब्यूट करेगा वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद बाकी की जो करंट लायबिलिटीज हैं उससे जो पैसा कंपनी के पास आया है वो सब माइनस करने के बाद बाकी का जो हिस्सा बच जाता है वो बैंक लोन की फॉर्म में बैंक कंपनी को जो है वो दे देगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए टोटल करंट एसेट्स कितनी है यहाँ पर 20 लाख की, तो इसका 25% अगर हम निकालें तो ये आता है आपका 20 का 25, ये आता है आपका 5 लाख रुपए। ठीक है, तो 5 लाख तो कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद कंपनी को 5 लाख रुपए अदर करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में मिल रहे हैं 5 लाख रुपए, तो कंपनी को टोटल 10 लाख रुपए मिल चुके हैं। ठीक है, अब बाकी कितना बचा है, तो बाकी बचा है सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये यहाँ पर जो है बैंक लोन की फॉर्म में जो है वो दे देगी। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है। ऑल इज क्लियर और नॉट? ठीक है, उसके बाद थर्ड मेथड ऑफ लैंडिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बैंक का मानना है कि कंपनी की जो टोटल करंट एसेट्स हैं उसमें से जो कोर करंट एसेट्स है उसके 100% के इक्वल कंपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर यानी कि बॉर्वर वर्किंग कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी, और जो बाकी की करंट एसेट्स हैं उसके 25% के इक्वल कंट्रीब्यूट करेगी, और उसके बाद उस जो बाकी का बचा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उसमें से करंट लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो कमी रही कंपनी को वो यहाँ पर बैंक लोन की फॉर्म में दे देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए 20 लाख की यहाँ पर करंट एसेट्स हैं जिसमें से जो कोर पोर्शन है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का दिया हुआ है, वो है 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख का आपको 100% यानी कि 10 लाख तो कंपनी को कंट्रीब्यूट करना ही करना है। उसके बाद बाकी की जो 10 लाख है उसका 25%, तो अगर आप 10 लाख का 25% निकालो तो ये आता है 2.5 यानी कि 2,50,000। ठीक है, तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन टोटल बना 12,50,000 रुपये। उसके बाद 5 लाख रुपए जो है उसे अदर करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में जो मिल जाता है, तो टोटल पैसा कंपनी के पास कितना आ चुका है, वो आ चुका है आपका 17,50,000 रुपये। ठीक है, बाकी का जो बचा क्योंकि कंपनी को तो टोटल 20 लाख रुपए चाहिए था ना, तो उसमें से 17,50,000 रुपये तो कंपनी को मिल चुके हैं, तो बाकी कितना बचा, 20 लाख में से आपको 17,50,000 रुपये माइनस करना है, तो बचा कितना 2,50,000 रुपये। तो ये जो 2,50,000 रुपये है ये आपका क्या होगा, ये बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि 2,50,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो बैंक दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है कैश बजट मेथड। देखो कैश बजट मेथड के अंदर एक बैंक जो है वो बिजनेस के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के ऊपर फोकस करता है। बैंक देखता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और बिजनेस से बाहर कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, और उसका जो डिफरेंस है यानी कि जो कैश डेफिसिट है वो यहाँ पर बैंक लोन की फॉर्म में जो है वो दे देता है। जैसे मान के चलिए एक XYZ कंपनी है, उसका जो कैश इनफ्लो है वो 10 लाख रुपए का है, यानी कि बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए का कैश आ रहा है और कैश आउटफ्लो जो है वो 12 लाख रुपए का है, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 लाख का, और ये कैश डेफिसिट है क्योंकि कंपनी को अभी भी 2 लाख कैश की यहाँ पर ज़रूरत है, तो बैंक यहाँ पर 2 लाख रुपए का लोन जो है वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस को दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पर इस मेथड के अंदर सबसे पहले कैश डेफिसिट निकाला जाता है कि कंपनी को कितने कैश की जरूरत है, और कैश डेफिसिट कैसे निकाला जाता है, तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंपेयर करके। ठीक है, अगर कैश आउटफ्लो ज़्यादा है कैश इनफ्लो से तो वो कैश डेफिसिट आएगा, और जितना कैश डेफिसिट होगा उसके इक्वल बैंक लोन की फॉर्म में जो है वो फंड्स दे देगा बिजनेस को। आप ही सोच के देखो ना, अगर यहाँ पर 12 लाख की कैश पेमेंट हो रही है और कंपनी के पास सिर्फ 10 लाख रुपए आया है तो उसे 2 लाख एक्स्ट्रा चाहिए होगा ना, तो वो बैंक से लोन की फॉर्म में ले सकता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है Q1, Q2, Q3 की। अगर क्वार्टर के हिसाब से बिजनेस लोन लेने जाता है तो यहाँ पर देखो पहले क्वार्टर में जो है 2 लाख का कैश डेफिसिट है तो 2 लाख का लोन मिलेगा, दूसरे क्वार्टर में 5 लाख रुपए का, तीसरे क्वार्टर में कोई भी लोन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कैश सरप्लस है, कैश डेफिसिट नहीं है, और चौथे क्वार्टर में भी कोई लोन नहीं मिलेगा। अगर पूरे 1 साल का कंपनी यहाँ पर कंसीडर करती है तो 1 लाख के केस 1 साल के केस में यहाँ पर जीरो कैश डेफिसिट है, जीरो कैश डेफिसिट है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी जो है वो वर्किंग कैपिटल लोन नहीं दिया जाएगा। उसका जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मेथड है वो है टर्नओवर मेथड ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। देखो इसके अंदर बैंक ना बिजनेस का जो टर्नओवर है वो देखता है कि बिजनेस का यहाँ पर टर्नओवर कितना है। ठीक है, नॉर्मली इस मेथड के अंदर
बैंक का मानना होता है कि बिजनेस का जो टर्नओवर है उसके 25% के इक्वल बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अगर 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल के लिए मिनिमम 25 करोड़ रुपीस की जरूरत होगी, जिसमें से 20% जो है वो बैंक दे देता है। ठीक है, जैसे यार 25% है ना, तो 25% के दो पार्ट हम करेंगे, 20% और 5%। तो 20% बैंक यहाँ पर लोन की फॉर्म में दे देता है और 5% कंपनी को खुद से जो है वो कंट्रीब्यूट करना होता है। कंपनी को खुद से जो है वो कंट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है। जो एनुअल टर्नओवर है वो आपका यहाँ पर 4 करोड़ जो है वो दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ की। 20% 80 लाख बैंक देगा और 5% यानी कि 20 लाख कंपनी खुद से यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है वो करेगी। तो आई होप आपको ये मेथड्स अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल असेसमेंट मेथड है, तीनों मेथड्स के बीच में क्या डिफरेंस है उसका हम यहाँ पर कंपैरिजन जो है वो करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें सूटेबिलिटी की, तो इन तीनों ये जो तीनों मेथड्स हैं वो अलग अलग सिचुएशन के अंदर सूटेबल होते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि बहुत सालों से जो है वो काम कर रही है, उसका जो प्रोडक्शन साइकिल है और जो ऑपरेशंस हैं वो प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो उस केस में होल्डिंग पीरियड मेथड का यूज़ किया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे टर्नओवर मेथड की। अगर यहाँ पर कोई स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, जैसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, तो उस केस में टर्नओवर मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, खास करके जो आरबीआई है उसने बोला हुआ है कि जो बहुत कम यहाँ पर जो बहुत छोटी इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटी इंटरप्राइजेस हैं, जिनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 2 करोड़ से कम है, तो वहाँ पर तो टर्नओवर मेथड का ही यूज़ किया जाना चाहिए। कैश मेथड का यूज़ तब किया जाएगा अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, मतलब कि अगर कोई इंडस्ट्री जो है वो सीजन्स के अंदर काम करती है और उसके प्रोडक्शन साइकिल में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती है, तो वहाँ पर हमें कैश बजट मेथड का यूज़ जो है वो करना चाहिए। अगर हम रेगुलेटरी लिंक की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है आपका होल्डिंग पीरियड मेथड। इसको टंडन और कोर कमेटी ने रेकमेंड भी किया था। और टर्नओवर मेथड की बात करें तो एमएसएमई बोरोवर्स के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसने मैंडेटरी किया हुआ है कि इसी मेथड को आपको यूज़ करना है। और अगर कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल और प्रोजेक्ट बेस्ड कैश साइकिल्स हैं तो वहाँ पर बैंकों को बोला गया है कि आपको कैश बजट मेथड का यूज़ जो है वो करना है। अब मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे पास ABM मास्टरी बैच अवेलेबल है। इस बैच के अंदर आपको 40+ इंटरेक्टिव वीडियो सेशंस मिल जाते हैं, AI पावर 10 ABM कंप्लीट मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस के क्विक रिवीजन के लिए, 24/7 रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस मिलता है आपको, और क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर स्पेशल सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न जो है वो समझ में आ जाता है। तो हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहेगा। इसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे और रिवीजन के लिए PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। और YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो मिस ना हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक भी ज़रूर प्रोवाइड कर देना। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।